कि लगा मैं उस कब्र की तरफ बढ़ा, मुदा वो कब्र से वो औरत उठ के खड़ी हो गई सामने। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू येट अनदर द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है हमारे वर्सटाइल धमाकेदार स्टोरी टेलर डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह सब कह रहे ज़बरदस्त। स्टोरीज़ हम डॉक्टर साहब से ज़रूर सुनेंगे, लेकिन जाने से पहले मतलब स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अच्छी लगे तो मेहरबानी करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, समझ में नहीं आई डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, दूसरी बात कि अगर आप लोग स्टोरी को एंजॉय कर रहे हैं और कोई ऐसा कमेंट है आपके पास, कमेंट में आप हमें बताइए, ये आपके सवाल हैं, हम आपके जवाब डॉक्टर साहब आपको देंगे। द भूत शो पर आपके सारे जवाब डॉक्टर काशिफ देंगे, परेशानी की कोई बात नहीं है। यस, और एक और चीज़, आप लोग अक्सर हमें कमेंट में ये पूछ रहे हैं कि जो आप लोगों का ट्रिप था उसका क्या हुआ, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आपको सबसे पहले बताएंगे क्या होने जा रहा है। ट्रिप का हुआ ये मेरे भाई कि हमने ट्रिप के लिए सोचा और उसके बाद ये हुआ कि जी आशी साहब बीमार पड़ गए। उसके बाद आशी साहब संभलने लगे तो मैं बीमार पड़ गया, मैं संभलने लगा तो कोविड आ गया और रमज़ान आ गया। अब रमज़ान सर पर है तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद इसको हम देखेंगे कि क्या। लेकिन प्लीज़ अपना इंटरेस्ट ज़रूर जाहिर करें, इसमें कोई किसी को कोई ऐब नहीं है। अगर आप चलना चाहते हैं हमारे साथ, उस लोकेशन में जाना चाहते हैं जहाँ पे हम व्लॉग्स भी बनाएंगे, और यकीन मानिए वो व्लॉग्स आप सारी ज़िंदगी देखकर एंजॉय करेंगे और याद रखेंगे। बिल्कुल। तो उसमें हमारे पास द भूत शो की स्टोरीज़ भी होंगी और लाइव स्टोरीज़, और साथ में व्लॉग्स भी होंगे, वीजी बोर्ड भी करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वीजी बोर्ड हम यहाँ भी घर में नहीं करने जा रहे, तो वहीं पे करेंगे। और बहुत कमाल लोकेशन डॉक्टर साहब ने अपने पिछली स्टोरीज़ में आपको वो जगह भी दिखाई है। तो जो इंटरेस्टेड है, बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर जो है मैसेजेस किए हैं, तो वो जो है आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो हम दिखा नहीं सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन है। साकिब भाई थैंक यू वेरी मच। आपकी बहुत याद आती है साकिब भाई, लेकिन पता नहीं क्यों मिलना नहीं हो रहा आपसे। ये चीज़ बड़ी कमाल दी है साकिब भाई ने, मैं बड़ी दुआएं करता हूँ साकिब भाई को। साकिब भाई ने ये मोबाइल के साथ अटैच करने के लिए ना, ये एक छोटे से एक कवर ग्लास पाउच है जो कि इसके साथ अटैच हुआ है स्टिकर के साथ, डबल टेप के साथ। और जिसकी आई साइड वीक है ना, मतलब अब मेरी आई साइड दूर की वीक थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ ऑफ कोर्स ये जो है ना करीब की आई साइड वीक हो रही है, मोबाइल ने की है। तो ये यहाँ पर यूँ फिट होता था ये, और ये करने के बाद फिर हम यहाँ पे देखते तो ओए होए जो इतने से यूँ करके आगे पीछे करके पढ़ना पड़ता था ना। अब छोटी छोटी चीज़ें सही नज़र आती हैं। सॉरी, छोटी छोटी चीज़ें सही नज़र आती हैं। आप पता नहीं डॉक्टर साहब भी ना बड़े नॉटी हैं सर। स्टोरी में है एक डेथ हुई और मैं तदफीन के लिए उनके साथ गया। मेरे जानने वाले थे, रिलेटिव नहीं थे, एक फ्रेंड सर्कल था, वहाँ पे किसी की डेथ हुई थी, उनमें से किसी की घर में, तो मैं चला गया उनके साथ। अब वो होता है ना कि आप जाते हो और आप वो माहौल ऐसा होता है, आप कोई बातचीत किसी से इतनी ख़ास नहीं कर रहे होते, सब अपनी में बैठे होते हैं, खामोश बैठे होते हैं। तो मैं पहले वहाँ खामोश बैठा हुआ, जब मैयत को उठाया गया कब्रिस्तान जाने के लिए तो मैंने अपनी गाड़ी उठाई और मैं उनके साथ उनके पीछे पीछे। अच्छा, वो जो गोरकन था वहाँ का, वहाँ जब ये तदफीन का मरहला जारी था तो ये सब खड़े हुए थे, तो मैंने गोरखन को पकड़ लिया। दरख्त के नीचे में बैठा हुआ था, तो मैंने उसको बुलाया। वो एक बंदा था, वो पानी दे रहा था, वो खिदमत गुजार होते हैं ना जो इस तरह से, और गोरकन भी होते हैं। तो उसको मैंने बुलाया, मैंने कहा यार इधर आ। तो ऐसे ही मजाक में मैंने उससे कहा यार तू सिगरेट विगरेट पीते है? तो कहना हाँ साहब पीता हूँ। तो मैंने उसको पैसे निकाले, तो मैंने कहा ये ले सिगरेट पी ले। वो खुश हो गया। मैंने कहा चल अच्छा बैठ ना। ऐसे लोगों से आपको किस्से बहुत मिलते हैं, आपको बातें बहुत अच्छी मिलती हैं, आपको लोगों के साथ जुड़ी हुई
जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान में जो भी आता है उसके पास कोई ना कोई किस्सा होता है, कोई ना कोई कहानी होती है। वो सारी कहानियाँ जैसे उन लोगों को जो खिदमत गुजार होते हैं ना उनको पता होता है, और उनका एक छोटा सा हुजरा बना हुआ होता है अक्सर कब्रिस्तानों में, और वहाँ पे सारे मवाली बैठे हुए होते हैं, और कभी कोई भंग पी रहा होता है, कोई कुछ पी रहा होता है। बहरहाल तो वहाँ पे सारे तारीखी किस्से चल रहे होते हैं ना, कुछ जहाज़ बने हुए होते हैं तो वो अपने अपने किस्से चला रहे होते हैं। मैंने उसे बेसिकली तफरीह के तौर पे बिठाया था, क्योंकि बोर हो रहा था। अब मैयत में गया था वहाँ पे, तो बंदा क्या करेगा, खामोश ही बैठा रहेगा। मैंने दुआ वुआ करनी थी, उसके बाद मैं तरक के नीचे बैठ गया। मैंने कहा यार बैठ मेरे बराबर ना, बात कर लूँ, मैं बेजार हो रहा हूँ। तो वो मुझे पहले देखने लगा ये कैसा आदमी है, मैयत में आ रहा हूँ, कह रहा बेजार हो रहा हूँ। मुझे एक और किस्सा अपना याद आ गया, मेरे एक बहुत करीबी डेथ हुई थी। खैर वही गलत चीज़ है, बताना। नहीं छोड़ो, बाद में बताओ। नहीं छोड़ो यार। अच्छा मैं तो बताता हूँ। बाद में स्टोरी बताओ। बताता हूँ। अच्छा तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार एक बात बताओ, तुम यहाँ कितना होते हो, मतलब कब तक होते हो? बोला साहब मैं यहाँ का नहीं हूँ, मतलब इस शहर का नहीं हूँ, इस सूबे का नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर का हूँ, और मैं यहीं रहता हूँ, यहीं होता हूँ। ये पीछे कमरा बना हुआ है और खाना पीना मिल जाता है, लोग आते जाते रहते हैं, कोई खर्ची आपकी तरह किसी ने दे दी, और इस तरह से हमारा गुजारा चल रहा होता है। और हमारी एक तनख्वाह बेसिकली उनकी बंधी हुई होती है। वहाँ की जो कब्रिस्तान का जो कम्युनिटी होती है ना, वहाँ के लोग बाकायदा उनको तनख्वाह देते हैं, वेजेस पर होते हैं। अच्छा। तो वो मिलती है, तो मेरा गुजारा हो रहा है, कुछ पैसे मैं गाँव भेज देता हूँ बच्चों को, और कुछ मेरे अपने लिए यहाँ से चल जाता है जुगाड़, जो भी चलना होता है। मैंने कहा अच्छा मुझे बता कि तुम्हारे पास दिन में कितनी मैयतें आती हैं, कितने लोग मरते हैं? अब मैं उससे ऐसे ही जनरल बात करने लगा, तो अंदाज़न कहने लगा साहब 4-5 तो रोज़ आते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा उस हिसाब से तुम्हारे पास तो अच्छा पैसा, मुझसे तो ज़्यादा कमा रहा होगा तुम्हारे पास 4-5 मैयतें रोज़ आ रही है। बोला नहीं, हम 4-5 लोग हैं, तो वो अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उस हिसाब से पैसा कहीं और जाता है, हमें तनख्वाह मिलती है। मैंने कहा आप मुझे बता रात को कब्रिस्तान कैसा होता है? अब मैंने उससे जो सवाल किया ना, उस पर वो चौंक गया कि ये कैसा सवाल कर दिया इसने। बात करते करते, मजाक करते करते इसने एक अजीब सवाल किया कि रात को कब्रिस्तान कैसा होता है। क्योंकि उस वक्त जो मैं कब्रिस्तान देख रहा था ना, वो बहुत अजीब था मेरी नज़र से। अगर कोई उस वक्त जितने भी लोग देखते अगर उसको, जिस नज़र से मैं कब्रिस्तान को देख रहा था, तो शायद वो मैयत को छोड़ के और सब भाग जाते, जिस तरह से मैं देख रहा था कब्रिस्तान। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, रात को ये कब्रिस्तान कैसा होता है? अब वो मेरी शक्ल देखने लगा, उसके पास कोई जवाब नहीं था। लगा साहब ये सवाल क्यों किया आपने? मैंने कहा यार जाहिर सी बात है, जैसे बाहर शहर में आप बाहर निकलते हो, गाड़ियाँ, दुकानें, ये सब कुछ होता है। रात में कब्रिस्तान में सन्नाटा होता है, खामोशी होती है। इस हिसाब से पूछ रहा हूँ कि रात को ये कब्रिस्तान कैसा होता है? तो कहने लगा साहब सच बताऊँ तो रात को कब्रिस्तान में इसमें हमें शोर की, चीखने की, जानवरों की आवाज़ें आती हैं, अजीबोगरीब। अच्छा। जब उसने जानवरों का बोला ना और शोर का बोला, तो मुझे अंदाज़ा हो गया, क्योंकि जो मैं चीज़ें देख रहा था वो लगभग जानवरों जैसी थी। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मुझे बताओगे कि किस किस्म के जानवर की आवाज़? कि लगा साहब अगर एक हलक से कुत्ते की और घोड़े की आवाज़ साथ निकले, उस तरह की एक आवाज़, उस तरह का एक साउंड। मैंने कहा यार मेरी बात सुन, ये दरक वरक है, इधर उल्लू उल्लू बैठते होंगे, और उनकी आवाज़ भी जब निकलती है तो वो ऐसा ही फील होता है। लगा नहीं साहब यहाँ कुछ और है। मैं अच्छा कभी तुम्हारे साथ कुछ हुआ? अब मैं उसे खोल रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। कहने लगा एक रात एक मैयत आई, लोगों ने उसे दफनाया, दफना के और वो चले गए।
मुझे कहा कि इसके ऊपर ना आप ये फिर पानी वानी डाल देना और अगरबत्तियाँ हमने जला दी हैं, सुबह आप जो है इस पर पानी डाल देना, हम भी आ जाएंगे और इस तरह से जो होता है। बोला ये लोग चले गए, रात के 3:30 बज रहे थे। मैं कब्र से वो लोग गए और मैं वापस अपने कमरे की तरफ गया तो मुझे पीछे से ऐसा लगा किसी ने बुलाया है, जैसे इस तरह से आवाज़ दी। बोला मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार हो सकता है इनमें से कोई बंदा रुक गया, उसको मेरा नाम तो पता नहीं, हो सकता है किसी काम से बुला रहा हो। बोला मैंने पलट के देखा तो कोई नहीं था। बोला मैं थोड़ा फिर आगे गया, फिर आवाज़ आई इसी तरह की, तो मैं रुक गया। तो मुझे कहना था इस तरफ आओ, इस तरफ। अब मैं देख रहा हूँ कि किस तरफ, नज़र तो कोई आ नहीं रहा। बोला नहीं नहीं इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, मैं इस तरफ हूँ। मैंने कहा यार ये जितने भी दफनाने आए थे इनमें कोई औरत तो थी नहीं, ये आवाज़ तो औरत की लग रही है मुझे, मतलब थोड़ी सी भारी भी पतली भी और मिक्स आवाज़ लग रही है, ये तो औरत की हो सकती है इस तरह की आवाज़। कि लगा मैं उस कब्र की तरफ बढ़ा। बोला वो कब्र से वो औरत उठ के खड़ी हो गई सामने। मैं उसको देख के वहाँ पे थोड़ा सा जैसे चक्कर आते हैं ना, उस तरह के चक्कर आए और मैंने लेकिन अपने आप को संभाल लिया। कब्रिस्तान की ड्यूटी है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे कहने लगी तुझे बोल के गए थे ना इधर रुक पानी देना, तू कहाँ जा रहा है? बोला मेरे तो हवास बाख्ता हो गया, मैं ये क्या चल रहा है भाई। बोला वहीं पे मैंने अपना जो सामान था हाथ में वो छोड़ा और वहाँ से मैंने दौड़ लगाई कमरे में, और वो औरत मुझे पीछे से बुलाती रही इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। बोला मैं नहीं गया। कमरे में गया, मैंने लड़कों को, दूसरे जो बंदे थे उनको उठाया। मैंने कहा भाई वहाँ पे ये मेरे साथ हादसा हुआ है, मुझे उल्टियाँ हो रही हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, चल के वहाँ पे चेक करो क्या है। तो ये सब टॉर्च वॉर्च लेके और निकल गए उस कब्र की तरफ। जब पहुँचे तो कब्र तो नॉर्मल थी, वो तो निकली थी तो कब्र खुल गई थी। ये जब पहुँचे तो कब्र तो नॉर्मल थी, वही चादरें चढ़ी हुई, वही अगरबत्ती जल रही, वो सारा। बोला ये वापस मेरे पास है। कहने लगे भाई तेरा दिमाग चल गया है, लगता है ड्यूटी लंबी हो गई है तेरी, सो जा। कुछ नहीं। बोला मैं सो गया। सुबह इनके रिश्तेदार आ गए जो दुआ वुआ के लिए आते हैं। रिश्तेदारों में एक मुझे लगा कि कोई पढ़ाई करने वाला बाबा है। तो वो उस कब्र के पाँव के पास बैठ के, जहाँ पाँव होते हैं, सिरहाने नहीं, पैरों के पास, कोई लोहे की कील थी बड़ी, जिस तरह वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जो शादियों का तंबू गाड़ने के लिए जो किले होते हैं ना, वो उस तरह लोहे का बड़ा। बोला वो गाड़ है, कब्र के पाँव पे गाड़ है, उसमें धागे बंधे हुए हैं बहुत सारे, नीले पीले हर तरह के ना धागे बंधे, वो गाड़ते जा रहा है, उसको मारते और कुछ पढ़ते जा रहे हैं। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? लगा जाओ अपना काम करो। बोला नहीं नहीं काम नहीं करो, ये गलत है, ये तुम लोग कर क्या रहे हो? मतलब रात तुम लोगों ने दफनाया है और सुबह तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो। उसे लगा कि ये कोई काला जादू कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे लगा कि ये काला जादू कर रहे हैं। उसने बोला कि अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि ये तुम लोग कर क्या रहे हो? बताओगे तो मैं तुम लोगों को एक बात बताऊंगा। अब जब इसने बोला ना तुम लोगों को एक बात बताऊंगा, अब उनके कान खड़े हो गए। वो समझ गए कि ये इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। क्या हुआ? हुआ ना? हाँ, जैसे किसी ने नाक पकड़ लिया हो, यहाँ से खींच रहा हो। यस। हाँ, फिर तो उसने जो है वो क्या किया कि जनाब उन्होंने कहा अच्छा तू बता हमें क्या हुआ। बोला ये लाश किसकी औरत की है? अब इसकी तरफ देखा उन्होंने, बोला हाँ। बोला ये क्यों गाड़ रहे हो? बोला तू बता पहले। बोला रात इस कब्र से औरत निकली थी, अब वो जो बंदा किला गाड़ रहा था, कील गाड़ रहा था उसमें ज़मीन में, उसने इसकी तरफ देखा,
बोला फिर, कहने लगा ये मुझे बुलाने लगी और कहने लगी कि मुझे पानी दो, तुम्हें कह के गए पानी दो तो तुम पानी क्यों नहीं दे। उसने बोला अब बैठ, पहले हमें काम करने दे फिर हम तुम्हें बताते हैं। बोला जब उन्होंने अपना काम कर लिया, बोला अब ये औरत बाहर नहीं आएगी। अब इसके पैरों के नीचे से दोबारा ज़मीन निकल गई कि ये क्या बात हुई यार, मतलब वो तो सच में आई थी। लगा भाई इस औरत के ऊपर एक औरत का साया था। अच्छा। ये औरत अपने घर में 2 लोगों को जान से मारने की पूरी कोशिश कर चुकी है। ओके। इसी आमिल ने जो किला गाड़ा था उसने इसको बांधा और उस जो इसके ऊपर औरत थी उसको निकालने की कोशिश की तो उस औरत ने इसको मार दिया। ओके। लेकिन उसकी जो वो है क्या कहते हैं, उस औरत ने उसको छोड़ा नहीं, कब्र में भी उसके साथ रही। मतलब जो साया था, उसको वहीं पे बंद करने के लिए हमने ये कील ज़मीन में गाड़ी है और इस पे ये हमने ये किया है। बोला मुझे समझ में आ गई कि रात जो चीज़ थी वो क्या थी। ओके। बोला अब मैं मुतमईन हो गया कि अभी औरत नहीं निकलेगी, वो पक्का काम हो गया ना, कील गड़ गई ज़मीन में। लेकिन लोग चले गए, रात हुई, मैं अपने कमरे में था, मेरी आंख लगी तो वो औरत मेरे ख्वाब में आई। कहने लगी कि अगर तूने ये कील निकाल दी तो जो तू बोलेगा वो तुझे मिलेगा, सिर्फ इस कील को निकाल। लगा मुझे पता नहीं क्या होगा। मैं उठा और मैं कब्र की तरफ चलने लगा। मतलब उस जैसे ही उस कील तक मैं पहुंचा तो मुझे किसी ने पैरों से बहुत बुरी तरीके से गिराया और खींचा उस कब्र से दूर। बोला मेरे हाथ पांव जख्मी हुए, उसमें मैं गिरा। जब मैंने पीछे पलट के देखा तो एक बहुत लंबा सा इंसान था, कद का, और बड़ी दाढ़ी, सफ़ेद और नूरानी। उसने मुझे बोला अगर तू इसको निकालेगा तो ये तुझे मार देगी, ये कील नहीं निकालना। उसके बाद मैंने अपने होश संभाले, मैं वापस गया, मुंह धोया, 2 महीने की छुट्टी पे चला गया, जाके अपना इलाज करवाया थोड़ा सा, जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया था। वापस आया तो सेट हूँ अब अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब भी कभी कभी मैं जब उस जगह से गुज़रता हूँ तो मुझे किसी के बुलाने की आवाज़ आती है। अच्छा, ये वही कब्रिस्तान? वही कब्रिस्तान, मुझे किसी के बुलाने की आवाज़ आती है। वो राहत इंदौरी का मुझे उस बात पे वो एक शेर याद आ गया, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये ज़िंदगी है यहाँ जाने का नहीं। तो वो उसके बाद आमिर खान ने भी गाने में बोला ना, ये क्या बोलती तू, क्या बोलती तू, हाँ वही समझ में आ गई, सुना हाथी का खंडाना। वेल, कब्रिस्तान की डॉक्टर साहब ने बड़ी कमाल बातें की हैं। कब्रिस्तान से रिलेटेड बहुत किस्से हैं, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने अपनी पुरानी स्टोरीज में बताया है हमें कि जब इंसान मर जाता है तो उसका हमजाद उधर कब्रिस्तान में रह जाता है, जिसको हम समझते हैं कि कब्रिस्तान में जिन्नात हैं। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर होती हैं, और ऑफ कोर्स अब वो एक नई दुनिया है, समझ लें आपका घर बन चुका। जैसे सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं कि यहाँ पे हमने फ्लैट लेना है, यहाँ पे हमने घर लेना है, तो वो आपका मुस्तकिल एड्रेस हो गया। फिर अब आप वहीं पे रहेंगे और हिसाब किताब वहाँ होगा। तो बेहतर ये है कि हम लोग दुनिया के घरों की तैयारी करें, इससे बेहतर है कि आखिर के घर की तैयारी करें, और उसके बाद इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। जैसे कि अभी रिसेंट एक पाकिस्तान में किस्सा पकड़ा हुआ है, पकड़ाई हुई है एक, और वो किस्सा ये था कि उसमें एक बुज़ुर्ग, उनकी बताई गई है कि कब्र थी बुज़ुर्ग की, और जो भी आदमी वहाँ से गुज़रता है
बुजुर्ग से अगर वो बात करता है तो बुजुर्ग जवाब देता है। ये किस्सा काफ़ी वक्त तक चलता रहा, लेकिन फिर पाक आर्मी ने शायद पाक आर्मी थी या रेंजर्स थे, उनके यूनिफॉर्म डिफरेंट थे, उन्होंने जाकर उस कबर की खुदाई की। वीडियो भी आया हुआ व्हाट्सएप पर। उस कबर की खुदाई की तो बाकायदा जो है ना, खुदाई करने के बाद वो बाकायदा वो अंदर महल स्टाइल का बना हुआ था, वो लकड़ियाँ ऊपर लगी, उसके ऊपर मट्टी पड़ी हुई थी चादर वादर के ऊपर। जब वो खुदाई करवाई तो बंदा बैठा हुआ था, चादरें वादर लपेट कर, बड़ा वो अंदर से माइक लगा हुआ था और माइक की तारें बाहर निकल रही थी, जो कि वहाँ से रिप्लाई करते स्पीकर की आवाज़ बाहर तक जाती थी। मतलब वो अकेला काम नहीं कर रहा, उसके साथ पूरी टीम थी। तो सबसे ज़्यादा पैसा है ही डर खौफ में। यहाँ डर और खौफ बिकता है। आप अपने किस्से अपने तक महदूद रखें, अपने किस्से किसी और को ना बताएं। कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, आपकी सिर्फ मदद करने वाला अल्लाह की ज़ात। तो अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह से भरपूर गिड़गिड़ा के मांगें, अल्लाह ही देगा आपको सारी तकलीफ़ों से बाहर वही कर सकता है। बिल्कुल बेहतर प्लानिंग करने वाला अल्लाह की ज़ात है। कभी कभार आप बैठ के सोचिएगा चीज़ें, मैं कभी कभार बैठ के सोच के दंग रह जाता हूँ कि यार मैंने ये सोचा था कि कल मैं जाऊँगा इस काम से और वो मेरा काम मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन उस काम पर नहीं जाने की बजाय मेरे 10 काम दूसरे तैयार पड़े होते हैं, वो मुझे काम करना होता है। मैं सोचता हूँ कि यार क्या प्लानिंग थी, ज़बरदस्त। तो बेहतर प्लानिंग करने वाला अल्लाह है, वही आपके रास्ते खोलेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा। बेहतर है कि हम उसको बोलें यार अल्लाह का वास्ता ये काम करते वो करते। अल्लाह का वास्ता दे रहे हो यार, अल्लाह से मांगो डायरेक्ट, अल्लाह देगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। डॉक्टर साहब इजाज़त लें, सिया बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।